हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम अपने कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है हमारा फॉर्म ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। अब तक हमने पढ़ा था कि हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वगैरह हमने अभी पढ़ा था, जैसे कि वायर ट्रांसमिशन, वायरलेस ट्रांसमिशन। जो हमारा जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो हमारा किस रूप में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, सामान्यतः जो डाटा ट्रांसमिशन के लिए जो यूज़ किया जाता है वो हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज़ होता है। और जो हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे एनालॉग और एक होते हैं हमारे डिजिटल। दो तरह के हमारे सिग्नल्स, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे एनालॉग, एक होते हैं हमारे डिजिटल। अब देखो, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस सिग्नल होते हैं, जो समय के साथ में चेंज होते रहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज होते रहते हैं। और जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं, जिसमें केवल दो ही वैल्यूज़ होती हैं, 0 और 1। एनालॉग सिग्नल जो है हमारे वो वेव के रूप में होते हैं, साइन वेव वगैरह आपने मैथ्स में पढ़ा होगा तो। और जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो स्टेप वाइज होते हैं, मतलब स्क्वायर वेव के रूप में होते हैं। डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए, जो हमारे एनालॉग सिग्नल हैं वो हमारे वेव के रूप में होते हैं, इस तरीके से टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। और जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो 0 और 1 के रूप में होते हैं, जैसे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हमारा 1 है, 0 और 1 स्क्वायर शेप में। ठीक है, अब जो एनालॉग सिग्नल है वो नॉइस से प्रभावित होते हैं, और जो इसकी सिग्नल क्वालिटी है, जो अगर इसमें नॉइस इंटरफेरेंस अगर हो जाता है तो इसकी सिग्नल क्वालिटी ख़राब हो सकती है। लेकिन यहाँ जो डिजिटल सिग्नल जो है हमारे, उन पे असर तो पड़ता है लेकिन कम असर पड़ता है, कम प्रभावित होते हैं, तो इस वजह से एरर भी इनमें क्या होती है, कम होती है। और डिफरेंस देखो, एनालॉग सिग्नल जैसे ही ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं वैसे ही जितनी दूरी को तय करते चले जाते हैं उसी के साथ वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो क्या होता है, सिग्नल हमारे क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो सकते हैं। मतलब डिग्रेड मतलब उनकी क्वालिटी या उनके अंदर जो डाटा है हमारा वो क्या होता है, हमारा ख़राब होने के चांसेस हैं, डिग्रेड हो जाता है हमारे जो सिग्नल हैं। लेकिन जो डिजिटल सिग्नल है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक काफ़ी अच्छा ट्रांसमिशन करते हैं, और यहाँ पे एरर करेक्शन करना भी काफ़ी आसान, अगर कोई गलती हो सकती है तो गलती होती है तो उसमें करेक्ट करना भी ईजी होता है डिजिटल सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल जो है उनका स्टोरेज जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन डिजिटल सिग्नल का इजीली स्टोरेज कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखो, एनालॉग सिग्नल जो होते हैं हमारे वो रेडियो वेव वगैरह में, टेलीफोन सिग्नल्स, माइक्रोफोन से हम जो आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमारे एक तरह से एनालॉग सिग्नल के टाइप ही हैं। और जो कंप्यूटर्स में जो हमारा डाटा स्टोर होता है वो हमारा डिजिटल फॉर्म में ही है, 0 और 1 आपको पता ही है, बाइनरी रूप में डाटा स्टोर होता है हमारा। डिजिटल टीवी है या मोबाइल सिग्नल्स वगैरह है, ये हमारे कैसे होते हैं, हमारे डिजिटल सिग्नल के रूप में होते हैं। ठीक है, और आप सबको पता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो डिजिटल डाटा पे ही काम करता है, डिजिटल डाटा को ही यूज़ करता है काम करने के लिए। लेकिन अगर दो कंप्यूटर के बीच में डाटा ट्रांसमिशन करना है तो उसके लिए हमें एनालॉग सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना है, बदलना है, और डिजिटल को हमें अगर एनालॉग में बदलना है तो हमें मॉडेम की ज़रूरत होती है। मॉडेम क्या होता है, मॉडेम की जो फुल फॉर्म जो होती है वो होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम एक शब्द के अंदर ही दो चीज़ें छुपी हुई है, MOD से बन जाता है मॉड्यूलेटर, और DOM से बन जाता है हमारा डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, अब ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होता क्या है। अब एक चीज़ देखो, अब मान लिया हमने कंप्यूटर से डाटा को ट्रांसमिट करना है। ठीक है, अगर कंप्यूटर से डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो कंप्यूटर किस फॉर्म में डाटा रखता है, हमारा डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जो वो ट्रांसमिट होगा टेलीफोन लाइन के थ्रू, तो उस लाइन में जो डाटा भेजा जाएगा वो हमारा एनालॉग के रूप में होना चाहिए। तो डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करने का जो काम है वो हमारा मॉड्यूलेशन होता है। कौन करता है उसको कन्वर्ट, मॉड्यूलेशन प्रोसेस। ठीक है, इसका अपोजिट होता है हमारा डीमॉड्यूलेशन।
डिमॉड्यूलेशन क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है, क्योंकि टेलीफोन लाइन में जो हमारा डाटा है वो एनालॉग फॉर्म में से आया है, ठीक है, एनालॉग रूप में हमारा डाटा आया है टेलीफोन लाइन से। अब वो कंप्यूटर के पास भेजना है तो उस डाटा को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिजिटल में। तो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम हमारा डिमॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ फॉर्म ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। चलो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क एक क्या होता है, जाल होता है। कैसे? बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को आपस में, ओनली कंप्यूटर्स नहीं, बहुत सारे कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का जो काम करता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है हमारा। तो डाटा ट्रांसमिशन के लिए जब कई इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स, जिसको हम स्वतंत्र कंप्यूटर भी बोल देते हैं, या फिर अन्य डिवाइसेस को किसी माध्यम से एक साथ जोड़ा जाता है, तो यह व्यवस्था कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है हमारा, बहुत सारे कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना, ताकि हम डाटा को शेयरिंग कर सकें, डाटा को ट्रांसमिशन कर सकें। अब जो हमने डाटा भेजना है, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जो हमने डाटा भेजना है, तो वो किसी माध्यम से जुड़े भी तो होंगे ना। जिस माध्यम से वो जुड़े हुए हैं उस मीडियम को हम बोल देते हैं लिंक, उसको हम क्या बोल देते हैं, लिंक। अब जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहला काम, अगर हमें रिसोर्स शेयरिंग करनी है। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या है, मान लिया हमारे पास एक प्रिंटर है, 2-3 कंप्यूटर्स मिलके उस एक ही प्रिंटर का यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, कनेक्टिविटी उनके अंदर बना दी, तो हम उस रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। साधनों का मिलकर उपयोग करना हमारा रिसोर्स शेयरिंग कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, एक तरह से कम्युनिकेशन मीडिया की तरह काम करता है, क्योंकि नेटवर्क के माध्यम से हम सभी प्रकार के डाटाओं को, सभी प्रकार की सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली भेज सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। थर्ड पॉइंट जो है हमारा रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। इसका मतलब, रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीयता, और अवेलेबिलिटी का मतलब होता है उपलब्धता। विश्वसनीयता और उपलब्धता। अगर हमारे पास इम्पोर्टेंट डाटा को, कंप्यूटर नेटवर्क मैंने बताया बहुत सारे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है डाटा शेयरिंग के लिए। अब मान लिया हमारा जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो हमने मल्टीपल कंप्यूटर पे स्टोर करके रख दिया, ठीक है। किसी वजह से अगर एक कंप्यूटर में खराबी आ गई तो वो डाटा हमारा दूसरे कंप्यूटर में तो सेफ है ना, तो दूसरे कंप्यूटर से हम उस डाटा को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तरह से ये क्या है, रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है कि अगर हमारा इन केस डाटा अगर किसी तरीके से ख़राब हो जाए या फिर लॉस्ट हो जाए, तो उस केस में हम डाटा को रिकवर कर पाते हैं, मतलब डाटा को दोबारा ढूंढ सकते हैं, मिल सकता है डाटा हमें, उसी को हम रिलायबल बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क। जो कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसके क्या उपयोग हैं? सबसे पहला कि भाई दूर दूर तक जो रिमोट एरियाज़ जो होते हैं, दूर दराज बोलते हैं रिमोट एरियाज़ को, जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ तक सूचना को इजीली पहुँचा सकते हैं हम। मान लिया कोई हमें प्रिंट चाहिए या फिर ऐसी हार्ड कॉपी टाइप में चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको फैक्स कर सकते हैं, मतलब एक जगह से कंप्यूटर से हम डाटा को फैक्स करके दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। तीसरा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल। कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से ही तो पॉसिबल है ये हमारा, ठीक है। तो ईमेल सेंड कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब दूर बैठे हुए हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को इजीली देख सकते हैं, जैसे तुम वीडियो कॉल करते हो, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब एक तरह से मीटिंग टाइप में, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन सर्विस। ऑनलाइन सर्विस जैसे क्या है हमारा, मान लिया ऑनलाइन व्यापार करना है, शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन एजुकेशन है, या फिर ऑनलाइन गेम वगैरह है, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारी किसके थ्रू मिली हैं, हमने कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। नेक्स्ट सबसे बड़ा काम टाइम सेविंग, समय की बचत। मान लिया तुम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हो, तुम कहीं किसी कोचिंग सेंटर पे नहीं गए, घर बैठे बैठे तुम इजीली
उस नॉलेज को गेन कर रहे हो, आसानी से पढ़ भी रहे हो। साथ के साथ में एक शॉपिंग वाला एग्जांपल देख लो, मान लिया तुम्हें कुछ खरीदना है तो तुम ऑनलाइन इजीली उस चीज़ को परचेज कर पाओगे ना, और तुम्हें वैरायटीज़ भी काफ़ी दिखेंगी वहाँ पे ऑनलाइन में, जो मर्जी तुम वहाँ से इजीली बाय कर सकते हो और विदाउट समय ख़राब करे, बिना कहीं गए हुए। ठीक है, ये सारी एप्लीकेशंस थी कंप्यूटर की। अब हम पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हमने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या था, बहुत सारे कंप्यूटर्स को, बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में जोड़ना, लेकिन उनको जोड़ने का तरीका भी तो अलग अलग होगा ना, या फिर क्या कह सकते हैं कि कितने डिस्टेंस तक हम, कितनी दूरी तक के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ पा रहे हैं, जियोग्राफिकली हम कितने एरिया को कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर को उसके डिस्टेंस ऑफ एक्सपेंशन यानी विस्तार की दूरी के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है बेटा, इसको लोकल एरिया नेटवर्क, हिंदी में इसको लोकल एरिया नेटवर्क ही लिखोगे तुम, इंग्लिश के फॉर्म में ना लिख के हिंदी में भी हम लोकल एरिया नेटवर्क ही लिखेंगे। तो कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप लोकल एरिया नेटवर्क को हिंदी के रूप में लिख सकते हो, लोकल एरिया नेटवर्क ऐसे करके। ठीक है, तो हमने अभी देखा 3 पार्ट में डिवाइड था हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, जो था हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम लैन भी बोल देते हैं, LAN, कैपिटल लेटर में लिखना इसको LAN को, क्योंकि ये एक इसकी फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन वह नेटवर्क होता है जिसका यूज़ एक छोटे क्षेत्र के कंप्यूटर या डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, मतलब कि थोड़े से एरिया में कवर अप कर देता है ये। जैसे मान लिया कोई स्कूल बिल्डिंग है, कोई कॉलेज बिल्डिंग है, या फिर कोई ऑफिस वगैरह है, उन सब में जितने भी कंप्यूटर्स हैं या जितने भी डिवाइसेस हैं उनको आपस में कनेक्टिविटी बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, हमारा एक मास्टर कंप्यूटर होता है जिसे हम सर्वर कहते हैं, और बाकी जो कंप्यूटर जो होते हैं वो सर्वर नहीं होते, वो डम कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम टर्मिनल कहते हैं। सर्वर जो होता है वो कंट्रोल करता है बाकी सारे कंप्यूटर्स को। एक लैन के अंदर हम लगभग 100-150 कंप्यूटर तक ही रख सकते हैं, नियर अबाउट, उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स नहीं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल है, एक लोकल एरिया नेटवर्क दिखा रखा है कि हम प्रिंटर को, मेल सर्वर को, कंप्यूटर्स को एक सिंपल एक बिल्डिंग के अंदर, एक कैंपस के अंदर या एक स्कूल के अंदर, ठीक, हम क्या कर सकते हैं, आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी हमने। ये हमारा क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क के फ़ायदे क्या हैं, अभी हमने पढ़ा कि थोड़े एरिया को कवर अप करता है। थोड़ी एरिया को कवर करेगा तो ये नेटवर्क क्या है, छोटा है, इसलिए इसको हैंडल करना ईजी है, मतलब इसको संभालना क्या है, ईजी है। यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड जो होती है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। थोड़ी एरिया में है तो स्पीड क्या है यहाँ पे ज़्यादा है, लगभग 10 से 100 मेगाबाइट प्रति सेकेंड। और काफ़ी फ्लेक्सिबल नेटवर्क है। फ्लेक्सिबल नेटवर्क क्या है, बिना सारे नेटवर्क को बाधा पहुंचाए हम कंप्यूटर को इसमें आसानी से जोड़ भी सकते हैं और या फिर किसी भी कंप्यूटर को हटा भी सकते हैं। जैसे तुम ये डायग्राम देखो, अगर हमें इस कंप्यूटर को हटाना है तो हम इस वायर को कट कर देंगे और बाकी नेटवर्क पे कोई भी असर नहीं आ रहा है, तो हम इजीली किसी भी कंप्यूटर को हटा सकते हैं या किसी भी नए कंप्यूटर को जोड़ भी सकते हैं, बाकी नेटवर्क पे इसका कोई असर नहीं आता है। तो इसको बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल, लचीला। और अलग अलग पर्सन्स एक साथ काम कर पाते हैं इस नेटवर्क में, और एक दूसरे के काम को देख भी सकते हैं, और एक दूसरे के काम को हम एडिट अपडेट भी कर सकते हैं, अगर गलत है तो उसको ठीक भी कर सकते हैं। ये तो थे इसके फ़ायदे, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी है, मतलब इसके कुछ नुकसान भी। इसके नुकसान क्या है, सबसे पहले तो सिक्योरिटी बहुत कम है, क्योंकि जब हमें पता है कि भाई एक पर्सन क्या काम कर रहा है, दूसरा पर्सन उसको इजीली देख पा रहा है, तो हैक जल्दी हो सकती हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है, कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है या अनचाहे संकेतों की वजह से भी इसमें क्या हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, दोष आ सकता है। तीसरा है हमारा, इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है लोकल एरिया नेटवर्क को। ये था हमारा लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। ये बेसिकली हमें ये दिखा रखा है कि हमने
कितने एरिया को लगभग कवर किया है और कैसे हमने जोड़ा हुआ है, आपस में कनेक्शन प्रोवाइड कर रखा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, हिंदी में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो बच्चा इजीली स्पेलिंग लर्न कर सकता है वो इंग्लिश में लिख सकता है, अगर अदरवाइज किसी को प्रॉब्लम है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यह नेटवर्क अपेक्षाकृत बड़े एरिया में फैला होता है। इसका एरिया लोकल एरिया नेटवर्क की बजाय थोड़ा एरिया इसका ज़्यादा कवर होता है। इसमें इसकी ज्योग्राफिक रेंज मतलब भौगोलिक सीमा जो होती है ये लगभग एक सिटी या एक टाउन तक होती है। ये मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में हमने पढ़ा था कि एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस में या फिर एक कॉलेज के अंदर अगर हमें सेटअप करना है तो हम लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर सिटी को या फिर पर्टिकुलर किसी टाउन को, किसी कस्बे को अगर हमें जोड़ना है, आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है उस पूरे कस्बे में या पूरी सिटी में, तो हम किसका यूज़ करेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। ठीक है, यह एक तरह से लैन की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे एरिया क्या है, बड़ा हो जाता है। एक एग्जाम्पल देखो, मान लिया आपके शहर के अंदर अलग अलग जगह बहुत सारे कंप्यूटर हैं। अब आप चाहते हैं कि आपके एक नेटवर्क से ये सभी कंप्यूटर्स कनेक्ट हो जाएं, तो ऐसे में हम किसका यूज़ करेंगे? मैन का, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैन भी बोल देते हैं, MAN। ठीक है, और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है इसकी रेंज जो होती है, मतलब कि जो इसने भौगोलिक क्षेत्र को या फिर जो जियोग्राफिकल रेंज जो कवर कर रखी है वो लगभग 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की रेंज को ये कवर कर लेता है। ठीक है, मैन का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे तुमने केबल टीवी नेटवर्क वगैरह, केबल टीवी तुम्हारे घर पे होगा, तो जो वो कनेक्टिविटी जो पूरी सिटी में प्रोवाइड कर रखी है केबल नेटवर्क की या फिर सेलुलर फ़ोन नेटवर्क की, वो हमारी क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब एक डायग्राम से तुम देख सकते हो, ये एक नेटवर्क है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या है, एक बिल्डिंग जो थी या एक ऑफिस जो था, ठीक है, एक कोई दूसरी बिल्डिंग है, कोई तीसरी बिल्डिंग है, या कोई घर है, या कोई ऑफिस है, या कोई बैंक है, इन सब को आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी विद इन ए सिटी, विद इन ए टाउन। एक कस्बे के अंदर या एक शहर के अंदर अलग अलग कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्शन प्रोवाइड किया है किसने? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ने। अब हमारा अगला टॉपिक है जो लास्ट टाइप है, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम WAN वैन भी बोल देते हैं। इसकी भौगोलिक सीमा अधिक विस्तृत होती है। यह पूरे देश, प्रायद्वीप अथवा समूचे विश्व में फैला हो सकता है। वैन जो है दुनिया के हर कंप्यूटर और डिवाइस को आपस में जोड़ता है। हम इसे इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं। इसको इंटरनेशनल नेटवर्क क्यों बोला गया है? क्योंकि यह जो नेटवर्क है वो स्टेट्स टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंटरनेट, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं ना हम इजीली। अच्छा, इस नेटवर्क के कुछ भाग केबल से जुड़े होते हैं। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि ओनली केबल के थ्रू ही कनेक्ट है, वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है, केबल के थ्रू भी कनेक्शन हो सकता है, टेलीफोन लाइन से भी हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल से भी हो सकता है, माइक्रोवेव का भी यूज़ कर सकते हैं, सैटेलाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा जो कनेक्टिविटी है वो अलग अलग केबल के थ्रू हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो नेटवर्क जो है हमारा, इसको लैन ऑफ लैंस भी बोल सकते हैं, कि बहुत सारे लैंस को आपस में कनेक्ट कर दिया एक नेटवर्क के थ्रू, जिसको हमने वाइड एरिया नेटवर्क बता दिया। लैन क्या था कि एक पर्टिकुलर एक सिटी है या एक कंट्री है, ठीक है, ये अदर कंट्री है, ये कोई अदर स्टेट है, इन सब को आपस में जोड़ने का जो काम कर रहा है वो हमारा क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। समझ गए? अब वाइड एरिया नेटवर्क के कुछ नुकसान हैं, क्योंकि भाई ये ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व, ठीक है, कि सभी कंप्यूटर्स या सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ बिना एंटीवायरस और फायरवॉल के इस नेटवर्क को चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इसको सेटअप करने में भी बहुत खर्चा आएगा, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क जो हमने बनाया है। नेटवर्क में सर्वर डाउन होने की समस्या बनी रहती है। इसको मेंटेन करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में है,
पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड तक फैला हुआ है। तो इसको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। इसके बाद देखो, इस वीडियो में हमने पढ़ा है फॉर्म ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, कि डाटा को कैसे ट्रांसमिट किया जाए, डाटा संचरण के जो रूप एनालॉग और डिजिटल हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक डिस्कस किया था कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, उसका पर्पज क्या है और उसके उपयोग का क्या है। फिर हमने कंप्यूटर नेटवर्क की कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर नेटवर्क की श्रेणियाँ, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। आज के हमने ये 3 टॉपिक कवर किए हैं। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसी तरीके से आप स्टडी करते रहिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिएगा। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, लव यू ऑल।